मैं मंटो की जन्मभूमि से बोल रहा हूँ, समराला से। मंटो का जन्म 11 मई 1912 को समराला के नजदीक एक गांव है, छोटा सा गांव पपड़ौदी, वहां पर हुआ। और समराला क्या इधरला पंजाब उधरला पंजाब, ये देश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुनिया में जितने अदब को प्यार करने वाले लोग हैं सभी मंटो को प्यार करते हैं। हमने पिछले कुछ अरसे में कोशिश की कि मंटो की याद को यहाँ पर इस इलाके में जरूर सलामत रखा जाए। जब मंटो साहब की बेटियां अपने फादर, अपने वालिद के पैतृक गांव को देखने के लिए पहुंची, सजदा करने के लिए पहुंची, तो सभी लोगों ने उनको अपनी बेटियों की तरह जो सम्मान दिया, वो भी एक यादगारी पल था। मंटो के गांव में, मंटो के जन्मभूमि वाले गांव में उनकी याद में लाइब्रेरी बना रखी है। तो बहुत कुछ है, हम लोग प्यार करते हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे जो लोग हैं जो अदब को प्यार करते हैं वो मंटो को प्यार करते हैं। हम लोग जो इतना उर्दू नहीं जानते तो क्या होता है कि हमारे पास मंटो किसी न किसी और तरीके से आता है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ शरद दत्त और बराज मेहरा जी का, जिन्होंने हिंदी में मंटो को ला करके हमारे हाथ में थमाया कि यार ये था आपका मंटो। तो जब हमसे पूछा जाता है कि यार मंटो के बारे में बताइए, कैसा आदमी था, कैसा राइटर था, बहुत बड़ा सवाल है। वैसे मेरा मन कर रहा है कि अभी 11 मई आने वाली है तो फिर लोग ढूंढेंगे कि यार मंटो कौन था। मंटो जो दुनिया को व्यंग करता है, मंटो जो दुनिया को बेपर्द करता है, जो गलत है इस धरती पे, उसके स्टाइल, उसका व्यंग, उसकी जो कलम की धार है, उसने अपने बारे में लिखा कि मंटो कौन है। मंटो के बारे में लिखना माने उसने लिखा है कि सादत हसन का मंटो के बारे में। वो मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिए। तो हम पढ़ते हैं, आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। अब मंटो को जान जाएंगे मंटो अपने बारे में कितना क्रिटिक था। सुनेंगे ना। मंटो के मुताल्लिक अब तक बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है, उसके हक में कम और खिलाफ ज्यादा। यह तहरीरें अगर पेशे नजर रखी जाएं तो कोई साहिब अकल मंटो के मुताल्लिक कोई सही राय कायम कर ही नहीं सकता। मैं ये मजनून लिखने बैठा हूँ और समझता हूँ कि मंटो के मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन एक लिहाज से आसान भी है, इसलिए कि मंटो से मुझे कुर्बत का शर्फ हासिल रहा है। सच पूछिए तो मैं मंटो का हमसाद। अब तक उस शख्स के बारे में जो कुछ लिखा गया मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जो कुछ उन मज़ामीन में पेश किया गया है हकीकत से बालातर है। बाज लोग उसे शैतान कहते हैं, बाज गंजा फरिश्ता। अरे जरा ठहरिए, देख लूं कहीं वह कमबख्त सुन तो नहीं रहा। नहीं, ठीक है, मुझे याद आ गया कि यह वह वक्त है जब वह पिया करता है। उसको शाम के 6 बजे के बाद कड़वा शरबत पीने की आदत है। हम इकट्ठे ही पैदा हुए और मेरा ख्याल है कि इकट्ठे ही मरेंगे, लेकिन यह भी हो सकता है कि सादत हसन मर जाए और मंटो ना मरे। और हमेशा मुझे यह अंदेशा बहुत दुख देता है, इसलिए कि मैंने उसके साथ अपनी दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर मैं जिंदा रहा और मैं मर गया
तो ऐसा होगा कि अंडे का खोल तो सलामत है और अंदर की जर्दी और सफेदी गायब हो गई। अब मैं ज्यादा तमहीद में नहीं जाना चाहता, आपसे साफ कह देता हूं कि मंटो ऐसा वंटू आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा जिसे अगर जमा किया जाए तो वह 3 बन जाए। मुसल्लस के बारे में उसकी मालूमात काफी है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसकी तस्लीस नहीं हुई है। यह इशारे ऐसे हैं कि जो सिर्फ बाफहम सामाईन नहीं समझ सकते। तो मंटो को मैं उसकी पैदाइश से जानता हूं। हम दोनों इकट्ठे ही एक ही वक्त 11 मई 1912 ईस्वी को पैदा हुए, लेकिन उसने हमेशा यह कोशिश की है कि खुद को कछुआ बनाए रखे। जो एक दफा अपना सिर और गर्दन छुपा ले तो आप लाख ढूंढते रहें उसका सुराग ना मिले। लेकिन मैं भी आखिर उसका हमजाद हूं, मैंने उसकी हर जुम्बिश का मुताला कर लिया है। लीजिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह खर्चात अफसाना निगार कैसे बना। तनकीद निगार बड़े लंबे चौड़े मज़ामीन लिखते हैं, अपनी हमादानी का सबूत देते हैं, शोपेनहावर, फ्रॉयड, हीगल, नीत्शे, मार्क्स के हवाले देते हैं, मगर हकीकत से कोसों दूर है। मंटो की अफसाना निगारी 2 मुतजाद अनासिर के तसादम का नतीजा है। उसके वालिद खुदा ने बख्शे बड़े सख्तगीर थे और उनकी वालिदा बेहद नरम थे। इन 2 पाटों के अंदर पिसकर यह दाना गंदम किस शक्ल में बाहर निकला होगा, इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। अब मैं उसकी स्कूल की जिंदगी की तरफ आता हूँ। बहुत झीन लड़का था, बेहद शरीफ। उस जमाने में उसका कद ज्यादा से ज्यादा 3.5 फुट होगा। वह अपने बाप का आखिरी बच्चा था। उसको अपने माँ बाप की मोहब्बत तो मुयस्सर थी, लेकिन उसके 3 बड़े भाई जो उम्र में उससे बहुत बड़े थे और वलायत में तालीम पा रहे थे, उनसे उसको कभी मुलाकात का मौका ही नहीं मिला था, इसलिए कि वह उसके सौतीले भाई थे। वह चाहता था कि वह उससे मिलें, उससे बड़े भाइयों ऐसा सलूक करें, लेकिन यह सलूक उसे उस वक्त नसीब हुआ जब दुनिया अदब उन्हें बहुत बड़ा अफसाना निगार तस्लीम कर चुकी थी। अच्छा, अब उसकी अफसाना निगारी के मुतालिक सुनिए। वह अव्वल दर्जे का फ्रॉड है, अव्वल दर्जे का फ्रॉड। पहला अफसाना उसने बान तमाशा लिखा जो जलियांवाले बाग के खूनी हादसे के मुतालिक था। यह अफसाना उसने अपने नाम से ना छुपवाया, यही वजह है कि वह पुलिस की दस्तबुर्द से बच गया। इसके बाद उसके मिजाजे मुतालिबिन में एक लहर पैदा हुई कि वह मजीद तालीम हासिल करे। यहाँ इसका जिक्र दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि उसने एंट्रेंस का इम्तिहान 2 बार फेल होकर पास किया, वह भी 3rd डिवीजन में। और आपको यह सुनकर हैरत होगी कि वह उर्दू के पर्चे में नाकाम रहा था। अब लोग कहते हैं कि वह उर्दू का बड़ा अदीब है, और मैं ये सुनकर हंसता हूँ, इसलिए कि उर्दू तो अभी उसे नहीं आती। वह लफ्जों के पीछे यूं भागता है जैसे कोई जाली वाला शिकारी तितलियों के पीछे, तो उसके हाथ नहीं आती। यही वजह है कि उसकी तहरीरों में खूबसूरत अल्फाज की कमी है। वह लठमार है, लेकिन जितने लठ उसकी गर्दन पे पड़े हैं उसने भी बड़ी खुशी से बर्दाश्त की है। उसकी लठबाजी आम मुहावरे के मुताबिक जाटों की लठबाजी तो नहीं है, वह बिन्नौट और फिकैत है। यह ऐसा इंसान है जो साफ सीधी सड़क पर नहीं चलता, बल्कि तने हुए रास्ते पर चलता है। लोग समझते हैं कि अब गिरा, लेकिन वह कमबख्त आज तक नहीं गिरा। शायद गिर जाए औंधे मुंह कि फिर ना उठे, लेकिन मैं जानता हूं
कि मरते वक्त वह लोगों से कहेगा, मैं इसलिए गिरा था कि गिरावट की मायूसी खत्म हो जाए। मैं इससे बेशतर ये कह चुका हूँ कि मंटो अव्वल दर्जे का प्राण है। इसका मजीद सबूत यह है कि वह अक्सर कहा करता है कि वह अफसाना नहीं सोचता, खुद अफसाना उसे सोचता है। ये भी मैं जानता हूँ कि जब उसे अफसाना लिखना होता है तो उसकी वही हालत होती है जो किसी मुर्गे के अंडा देते वक्त होती है, लेकिन वह अंडा कहीं छुप कर नहीं देता, सबके सामने देता है। उसके यार दोस्त बैठे होते हैं, उसकी 3 बच्चियां शोर मचा रही होती हैं और वह अपनी मखसूस कुर्सी पर उकड़ू बैठा अंडे दिए जाता है जो बाद में चूं चूं करते अफसाने बन जाते हैं। उसकी बीवी उससे बहुत नाला, वह अक्सर उसे कहा करती है कि अफसाना निगारी छोड़ दो, कोई दुकान खोल। लेकिन मंटो के दिमाग में जो दुकान खुली है उसमें मनिहारी के सामान से कहीं ज्यादा सामान है। वह अक्सर सोचा करता है कि अगर उसने कुछ स्टोर खोल लिया तो ऐसा ना हो कि खुद कोल्ड स्टोर के सर्द खाना बन जाए। मैं ये मजमून लिख रहा हूँ, मुझे डर है कि मंटो मुझसे खाता है। उसकी हर चीज बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन खफगी बर्दाश्त नहीं। खफगी के आलम में वह बिल्कुल शैतान बन जाता है, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों के लिए, और वह चंद मिनट अल्लाह की पनाह। अफसाना लिखने के मामले में वह नखरे जरूर बधारता है, लेकिन मैं जानता हूं इसलिए कि उसका हमजाद हूं कि वह प्राउड कर रहा है। एक दफा उसने खुद लिखा था कि उसकी जेब में बेशुमार अफसाने पड़े होते हैं। हकीकत इसके बरक्स है। जब उसे अफसाना लिखना होगा तो वह रात को सोचेगा, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। सुबह 5 बजे उठेगा और अखबारों से किसी अफसाने का रस चूसने का ख्याल करेगा, लेकिन उसे नाकामी होगी। फिर वह गुस्ल खाने में जाएगा, वहां अपने शोरीदा सिर को ठंडा करने की कोशिश करेगा कि वह सोचने के काबिल हो सके, लेकिन नाकाम रहेगा। फिर झुंझला कर अपनी बीवी से खामखा झगड़ा शुरू कर देता है। अब भी नाकामी होगी तो पान लेने चला जाएगा। पान उसकी टेबल पर पड़ा रहेगा और अफसाने का मौजू उसकी समझ में फिर भी नहीं आएगा। आखिर वह इंतकामी तौर पर कलम या पेंसिल हाथ में थमा लेगा और 786 लिखकर पहला फिक्रा जो उसके जहन में आएगा उससे अफसाने का आगाज कर देगा। बाबू गोपीनाथ, हद तक मम्मी, डोबा टेक सिंह मावझील, यह सब अफसाने उसने इसी फ्रॉड तरीके से लिखे। यह अजीब बात है कि लोग उसे बड़ा गैर महजबी और फैशन समझते हैं, और मेरा भी ख्याल है कि वह किसी हद तक इस दर्जे में आता है, इसलिए कि अक्सर औकात वह बड़े गंदे गंदे मौजूआत पर कलम उठाता है और ऐसे अल्फाज अपनी तहरीर में इस्तेमाल करता है जिन पर इतराज की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन मैं जानता हूं कि जब भी उसने कोई अफसाना लिखा, पहले सफ़े की पेशानी पर 786 जरूर लिखा, जिसका मतलब है बिस्मिल्लाह। यह सच जो अक्सर खुदा से मुनकर नजर आता है, कागज पर मोमन बन जाता है। यह कागजी मंटो है जिसे आप कागजी बादामों की तरह सिर्फ उंगलियों से ही तोड़ सकते, वरना लोहे के हथौड़े से भी टूटने वाला आदमी। अब मंटो की शख्सियत की तरफ आता हूं और चंद अल्फाज बयान किए देता। वह चोर है, झूठा है, दगाबाज है, मजमाती है। उसने अक्सर अपनी बीवी की गफलत का फायदा उठाते हुए कई 100 रुपए अड़ाए हैं। इधर 800 लाकर दिए
उधर चोर आंखों से देखता रहा कि वह कहाँ रख रही है। फिर दूसरे ही दिन उनमें से एक सब्जा यानी 100 का नोट गायब कर दिया। जब उस बेचारी को अपने नुकसान की खबर होती तो वह नौकरों को डांटना डपटना शुरू कर देती। यूं तो मंटो के मतलब मशहूर है कि वह रास्ते, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक करने को तैयार नहीं। वह अव्वल दर्जे का झूठ है। शुरू में उसका झूठ घर में चल जाता था, इसलिए कि उस झूठ में मंटो का अपना एक खास टच होता था। लेकिन बाद में उसकी बीवी को मालूम हो गया कि अब तक उसे उस खास मामले के मुतालिक जो कुछ कहा जाता रहा है झूठ। मंटो झूठ बकदरे किफायत बोलता है, लेकिन उसके घर वाले मुसीबत ये है कि अब ये समझने लगे हैं कि उसकी तो हर बात झूठी है। उस दिल की तरह जो किसी औरत ने अपने गाल पर सुरमे से बना रखा। वह अनपढ़ है इस लिहाज से कि उसने कभी मार्क्स का मुतालिया नहीं किया। फ्राइड की कोई किताब आज तक उसकी नजर से नहीं गुजरी। ईगल का सिर्फ नाम ही जानता है। लेकिन बड़े मजे की बात है कि लोग, मेरा मतलब है तनकीद निगार, ये कहते हैं कि वह इन तमाम फिक्रों से मुतासर है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मंटो किसी दूसरे शख्स के ख्यालात से मुतासर होता ही नहीं। वह समझता है कि समझाने वाले सब जुग्ध हैं। दुनिया को समझाना नहीं चाहिए, उसको खुद समझना चाहिए। खुद को समझा कर वह एक ऐसी समझ बन गया है जो अक्ल फहम से बाहर है। वह बाज़ औक़ात ऐसी ऊट-पटांग बातें करता है कि मुझे हंसी आती है। मैं आपको पूरे वसूफ के साथ कह सकता हूँ कि मंटो, जिस पर फैशनकारी के सिलसिले में कई मुकदमे चल चुके हैं, तहारत पसंद है। लेकिन मैं यह भी कहे बगैर नहीं रह सकता कि वह एक ऐसा अंदाज है जो खुद को झाड़ता